क्या कभी सोचा है कि खेत में उगने वाले अनाज, जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल और सेंट्रल बैंक के वॉल्ट में रखे गोल्ड के बीच में क्या गहरा कनेक्शन है? देखने में तो ये लगता है कि इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। वही तो। पर ये सिर्फ कमोडिटीज नहीं है, ये वो इनविजिबल धागे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को डीकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास सोर्सेज का एक काफी सॉलिड स्टैक है, जैसे IIM अहमदाबाद की रिसर्च से लेकर बैंको सेंट्रल दो ब्राजील की स्टडीज। हाँ, और साथ ही NYU की मैक्रो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट और एटलांटिस प्रेस के डेटा पर भी हम बात करेंगे। राइट। तो हमारा मिशन काफी क्लियर है, इन ग्लोबल कमोडिटीज के कॉजल इफेक्ट्स को समझना और ये जानना कि कैसे एक जगह का प्राइस शॉक पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला सकता है। एग्जैक्टली। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में ना, डॉट्स को कनेक्ट करना सबसे बड़ा स्किल बन गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी को इन्वेस्टमेंट समझना हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स। रोजाना न्यूज में आता है कि ऑयल के दाम बढ़ गए या गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर है, पर हम इनको अकेले देखने के बजाय इनके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को समझना जरूरी है। सही कहा। तो इस कॉम्प्लेक्स वेब को सुलझाने की शुरुआत सबसे पुराने और रिलायबल एसेट से करते हैं, यानी गोल्ड। गुड आइडिया। विकिपीडिया वाले सोर्स से अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो 1971 का साल मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। हाँ, उससे पहले ब्रेटन वुड सिस्टम चलता था, जहां US डॉलर की वैल्यू डायरेक्टली गोल्ड से जुड़ी होती थी। राइट। पर 1971 में तब के US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की इस गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया और बस वहीं से फिएट करेंसी सिस्टम का आगाज हुआ, जिसमें पेपर मनी की वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे पर टिकी है, किसी फिजिकल मेटल पर नहीं। वही तो। उस फैसले ने गोल्ड को सिर्फ एक करेंसी से बदलकर क्राइसिस के टाइम का सबसे बड़ा सेफ हेवन बना दिया। और इस हिस्टोरिकल शिफ्ट का असर आज तक देखा जा सकता है। जब करेंसीज के पीछे गोल्ड का डायरेक्ट बैकअप नहीं रहा, तो अनसर्टेनिटी के वक्त सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स वापस उस फिजिकल एसेट की तरफ भागने लगे जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और यहाँ पर IIM अहमदाबाद की रीसेंट रिसर्च पिक्चर में आती है, जो इस ट्रेडिशनल बिलीफ को एक्चुअली हार्ड डेटा के साथ बैक करती है। बिल्कुल। उनका पेपर स्पेशली इस बात पर डीप डाइव करता है कि कैसे सेंट्रल बैंक्स का अपना गोल्ड रिजर्व डायरेक्टली उस देश के सॉवरेन क्रेडिट रिस्क को कम करता है। और सॉवरेन क्रेडिट रिस्क को हम फाइनेंशियल टर्म्स में CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड से नापते हैं, है ना? हाँ, इसको अगर सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करें तो ये किसी देश के डिफॉल्ट होने के रिस्क का मेजर है। एक तरह से इसे इंश्योरेंस प्रीमियम समझ सकते हैं। ओके। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई देश अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर सकता है, तो उस देश के बॉन्ड्स को इंश्योर करने का कॉस्ट बढ़ जाता है। यही कॉस्ट CDS स्वैप है। मतलब देश की फाइनेंशियल हालत जितनी खराब होगी, CDS स्प्रेड उतना ही हाई होगा। एग्जैक्टली। IIM अहमदाबाद के पेपर ने एक्सटेंसिवली डेटा एनालाइज करके यह क्वांटिफाई किया है कि अगर किसी देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में गोल्ड सिर्फ 10% बढ़ता है, तो उसके सॉवरेन CDS स्प्रेड्स 1.2% से लेकर 3.2% तक गिर जाते हैं। वाओ! यानी उस देश पर ग्लोबल मार्केट का भरोसा बढ़ जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब ये है कि अभी सिंपल जी यूज की जाए तो गोल्ड बेसिकली एक देश के लिए एक फाइनेंशियल पैराशूट की तरह काम कर रहा है। वही मैं कहने वाला था। जब ग्लोबल इकोनॉमी फ्री फॉल में होती है, तब ये गोल्ड रिजर्व्स उस इकोनॉमी को एक फेटल क्रैश से बचाते हैं। और IMF की रिसर्च के नंबर्स तो इस पैराशूट का एग्जैक्ट साइज भी बता रहे हैं। उस पैराशूट एनालॉजी को अगर डेटा के साथ कनेक्ट करें, तो पेपर एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाता है। गोल्ड और इक्विटीज के बीच नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। यानी जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश होते हैं, तब गोल्ड का रोल और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। रिसर्चर्स ने अपने एनालिसिस में हाई VIX पीरियड्स को आइसोलेट किया। VIX बेसिकली मार्केट वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, जिसे फियर गेज भी कहते हैं। जब VIX अपने टॉप 10 परसेंटाइल में होता है, तब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक होता है, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक। सही पकड़ा। इन क्राइसिस के दौरान सेंट्रल बैंक के पास रखा गोल्ड नॉर्मल टाइम से कहीं ज्यादा इंपैक्ट डालता है। डेटा दिखाता है कि सिवियर डेट और इन्फ्लेशन क्राइसिस में स्ट्रॉन्ग गोल्ड होल्डिंग्स CDS स्प्रेड्स को 13% से लेकर 16% तक कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मेट्रिक है। नॉर्मल डेज में 1 से 3% का फर्क
पर क्राइसिस में सीधा 16% तक का बचाव। ये क्लियर करता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में गोल्ड एक अल्टीमेट सॉवरेन शील्ड बन जाता है। इस सॉवरेन शील्ड को समझने के बाद अब एक और ऐसी कमोडिटी की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा क्राइसिस का रूट कॉज भी है। मैं बात कर रही हूँ क्रूड ऑयल की, जिसे TNFX सोर्स में ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है। ब्लैक गोल्ड एकदम सही नाम है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के एक आर्टिकल में 1974 के US और सऊदी अरेबिया के अग्रीमेंट का जिक्र है, जिसने पूरी दुनिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोबारा डिफाइन कर दिया। यहीं से पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म हुआ। वो 1974 का अग्रीमेंट मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशनल पिलर है। डील का स्ट्रक्चर ये था कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ US डॉलर्स में ट्रेड करेगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें मिलिट्री गारंटीज देगा। देखते देखते बाकी ओपेक देशों ने भी इसी कन्वेंशन को अपना लिया। इस सिंगल अग्रीमेंट ने US डॉलर की ग्लोबल डिमांड को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। क्योंकि चाहे कोई भी देश हो, अगर उसको तेल चाहिए तो पहले US डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। और इस मैकेनिज्म ने एक कंटिन्यूअस साइकिल क्रिएट कर दी, जिसे सोर्स में पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहा गया है। हाँ, ओपेक देश अपना तेल बेचकर लगातार जो बिलियंस कमाते थे वो उन्हें वापस US ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते थे। एक तरफ से US ने सिस्टम बनाया और दूसरी तरफ से वही पैसा घूमकर वापस उनके बॉन्ड्स में आने लगा। लेकिन इस डिपेंडेंसी का एक डार्क साइड भी है ना? बहुत बड़ा डार्क साइड। जब इस साइकिल में थोड़ी सी भी रुकावट आती है या ऑयल सप्लाई हिट होती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। NYU और नोरियल रूबिनी के पेपर इस शॉक के रिपल इफेक्ट्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। रूबिनी के पेपर का कोर आर्गुमेंट ये है कि ऑयल प्राइस शॉक्स किसी भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए इनहेरेंटली स्टैगफ्लेशनरी होते हैं। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक्स का शायद सबसे चैलेंजिंग सिनेरियो माना जाता है। बिल्कुल। नॉर्मली जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब इन्फ्लेशन बढ़ती है और रिसेशन आता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। पर स्टैगफ्लेशन में ग्रोथ स्लो हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और हाई इन्फ्लेशन भी रहती है। एक इंपोर्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से महंगा ऑयल एक मैसिव कंजम्पशन टैक्स की तरह एक्ट करता है ना? एग्जैक्टली। अगर आम लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ एनर्जी बिल्स पर खर्च कर देंगे तो डोमेस्टिक गुड्स पर उनकी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ये कंजम्पशन टैक्स वाला एंगल काफी आई ओपनिंग है। पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी से निकलकर डायरेक्टली ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के रिजर्व्स में चला जाता है। और रूबिनी का पेपर 1970s के हिस्टोरिक शॉक्स को आज के कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करता है। डेटा देखें तो 1970s के शॉक सच में अनप्रेसिडेंटेड थे। 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो के वक्त प्राइसेस में लगभग 210% का इजाफा हुआ था। बाप रे, 210%। और फिर 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन के वक्त दोबारा 135% का जंप आया। लेकिन रीसेंट डिकेड्स में डायनामिक्स में एक नया वेरिएबल ऐड हुआ है, मैसिव इमर्जिंग मार्केट डिमांड। जैसे 2004 में ग्लोबल ऑयल डिमांड में जो तेजी आई, उसका 40% हिस्सा अकेले चाइना के इंडस्ट्रियलाइजेशन से आ रहा था। वही, इस मैसिव स्ट्रक्चरल डिमांड के ऊपर जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऐड होती हैं तो मार्केट में एक फियर प्रीमियम बना रहता है। वो पेपर एस्टिमेट करता है कि ये जियोपॉलिटिकल डर क्रूड ऑयल के एक्चुअल प्राइस में रेगुलरली $4 से $8 पर बैरल का प्रीमियम ऐड कर देता है, चाहे सप्लाई एक्चुअली डिसरप्ट हुई हो या नहीं। बिल्कुल, बस डर की वजह से। Here's where it gets really interesting. अब तक हमने गोल्ड को सेफ हेवन और ऑयल को इन्फ्लेशन के इंजन के रूप में देखा, पर इन दोनों के बीच का डायरेक्ट मैथमेटिकल कनेक्शन क्या है? अटलांटिक एक्सप्रेस और अपस्टॉक्स के सोर्सेज इसी कोरिलेशन पर लाइट डालते हैं। जब ग्लोबल मार्केट्स में बैरल के दाम ऊपर जाते हैं तो सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड पर उसका क्या असर होता है? अटलांटिक एक्सप्रेस की रिग्रेशन एनालिसिस में इसका एम्पिरिकल एविडेंस मिलता है। उनका OLS यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मॉडल प्योरली क्रूड ऑयल, जिसे WTI कहते हैं, और कोमेक्स गोल्ड के बीच का कोरिलेशन टेस्ट करता है। और डेटा क्या दिखाता है? डेटा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कंफर्म करता है। जब WTI क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कोमेक्स गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जाता है। इसके पीछे का फंडामेंटल लॉजिक इन्फ्लेशन से जुड़ा है। यानी जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है तो पूरी सप्लाई चेन एक्सपेंसिव हो जाती है। हाँ, फैक्ट्री प्रोडक्शन से लेकर फ्रेट लॉजिस्टिक तक सब महंगा। ये ब्रॉडर कंज्यूमर इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो फिएट करेंसी की परचेजिंग पावर गिरने लगती है। इस एरोजन से बचने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की मैसिव बाइंग शुरू कर देते हैं। तो एक क्लियर चेन रिएक्शन बन रही है। ऑयल बढ़ता है, इन्फ्लेशन का डर आता है, करेंसी की वैल्यू गिरती है और आखिर में गोल्ड को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह खरीदा जाता है। इस मैकेनिज्म में US फेडरल फंड्स रेट का जिक्र करना भी जरूरी है,
क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टूल इंटरेस्ट रेट्स ही होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स का रोल काफी नुआंस्ड है यहाँ। जब ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए। हाई इंटरेस्ट रेट्स इस बात का सिग्नल होते हैं कि मार्केट में हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सेट हो चुकी है। थ्योरेटिकली हाई इंटरेस्ट रेट्स नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड के लिए नेगेटिव होने चाहिए, पर प्रैक्टिकली जब इन्फ्लेशन फियर रेट हाइक से ज्यादा स्ट्रांग होता है तो सेफ हेवन डिमांड जीत जाती है और गोल्ड अट्रैक्टिव रहता है। पर अपस्टॉक्स का सोर्स इस पॉइंट पर एक जरूरी कैविएट ऐड करता है। ऑयल प्राइसेस जरूर गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम क्राइसिस के वक्त गोल्ड स्ट्रिक्टली जनरल अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करता है। दोनों कोरिलेटेड हैं, पर हर गोल्ड प्राइस स्पाइक का सोल कॉस्ट सिर्फ ऑयल नहीं होता। कॉजेशन और कॉरिलेशन का ये फर्क सच में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट हमें इस डीप डाइव के सबसे काउंटर इंट्यूटिव हिस्से तक ले आता है। इसे द ग्रेन शॉक इल्यूजन कह सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। ऑयल और गोल्ड का लॉजिक तो क्लियर हो गया, वहां कॉजालिटी प्रूवन है। लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में क्या खेत में उगने वाले सोयाबीन, कॉर्न और वीट के दाम अचानक बढ़ने से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं? ये एक ऐसा एरिया है जहां मीडिया नैरेटिव्स और रिगरस डेटा के बीच सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। बैंको सेंट्रल दो ब्राजील की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी इस मिसकंसेप्शन को एड्रेस करती है। लोग और एनालिस्ट्स अक्सर कमोडिटी प्राइस मूवमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स के को मूवमेंट को कॉज एंड इफेक्ट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ग्रेन्स के प्राइसेस में तेजी आई और उसी हफ्ते S&P 500 हिला तो सीधा मतलब निकालते हैं कि ग्रेन प्राइसेस ने मार्केट को हिला दिया। लेकिन बैंको सेंट्रल दो ब्राजील के रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स जैसे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स या ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस दोनों चीजों को एक साथ मूव कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट कॉजालिटी प्रूव करना तो एक मैथमेटिकल नाइटमेयर है, क्योंकि हजारों वेरिएबल्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इस ब्राजील वाली स्टडी ने इस नॉइज के बीच में से असली सच कैसे आइसोलेट किया? मैं सच में सोच रही थी ये कैसे हुआ होगा। यही इस स्टडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने नॉइज फिल्टर करने के लिए USDA यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रेन स्टॉक्स रिपोर्ट पर फोकस किया। ये रिपोर्ट रेगुलर इंटरवल्स पर आती है और क्रॉप इन्वेंट्री का डेटा देती है ना? हाँ। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन डेट्स पर ये रिपोर्ट आती है, मार्केट में फ्रेश इन्फॉर्मेशन आती है। उन दिनों में ग्रेन प्राइसेस की वॉलेटिलिटी आम दिनों के मुकाबले 4.6 टाइम्स बढ़ जाती है। ओह, तो उन्होंने बाकी साल का डेटा इग्नोर करके सिर्फ इन हाई वॉलेटिलिटी विंडो डेट्स का हाई फ्रीक्वेंसी डेटा उठाया। इस टेक्निक को इकोनोमेट्रिक्स में आइडेंटिफिकेशन थ्रू हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन थ्रू हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ये थोड़ा हेवी टर्म लग रहा है। इसका एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म होता है? अगर सिंप्लीफाई करें तो हेट्रो मतलब डिफरेंट और स्केडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस या वॉलेटिलिटी। डेटा में वॉलेटिलिटी का अनइवन होना। यानी USDA रिपोर्ट के दिन जो एक्सट्रीम केओस है वो प्योरली ग्रेन रिलेटेड न्यूज़ की वजह से है, किसी और ग्लोबल इवेंट की वजह से नहीं। वही, उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज किया जिसे GMM एस्टिमेटर कहते हैं। जब उन्होंने ट्रेडिशनल OLS मॉडल यूज किया था तो डेटा ने दिखाया कि ग्रेन प्राइस शॉक्स का इमर्जिंग मार्केट्स पर मैसिव असर होता है। लेकिन जब नॉइज को क्लीन करके अपना आइसोलेट किया हुआ GMM एस्टिमेटर लगाया तो रियलिटी अलग निकली। बिल्कुल, असली कॉजल इफेक्ट उस एस्टिमेट के आधे से भी कम था जो सिंपल मॉडल दिखा रहा था। मतलब मार्केट न्यूज़ पढ़ते वक्त काफी ओवर रिएक्ट करता है। हेडलाइंस जो पैनिक क्रिएट करती हैं, मैथमेटिकली रियलिटी उससे आधे से भी कम है। ये एक्चुअली काफी बड़ी रिलीफ की बात है ना? लेकिन अगर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखें तो अलग-अलग देशों का एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। स्टडी दिखाती है कि जब ग्लोबल ग्रेन प्राइसेस में जेन्युइनली एक पॉजिटिव शॉक आता है तो ब्राजील जैसी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की करेंसी अप्रिशिएट होती है। इसका रीजन ये है कि ब्राजील सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। महंगा ग्रेन उनके लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल है। वहीं दूसरी तरफ चिली का एग्जाम्पल लीजिए। चिली कॉपर का एक्सपोर्टर है पर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कंट्री है। जब एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो चिली की करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती है। और अमेरिका जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर और फाइनेंशियल हब दोनों है, वहां क्या असर होता है? GMM एस्टिमेटर्स के डेटा के अकॉर्डिंग जब एग्रीकल्चरल शॉक आइसोलेट करके देखा जाता है तो पॉजिटिव ग्रेन शॉक से US के S&P 500 इंडेक्स पर एक स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट आता है और US मार्केट का विक्स थोड़ा सा नीचे आता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस पर भी एक मार्जिनल अपवर्ड प्रेशर दिखता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल टेकअवे यही है कि इन मूवमेंट्स का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है।
कॉज़ैलिटी एग्जिस्ट जरूर करती है, लेकिन मीडिया पैनिक और डेटा सपोर्ट नहीं करता। सही बात है। ये डिस्कशन हमें एक जरूरी डिस्टिंक्शन पर वापस ले आता है। कमोडिटीज सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी नहीं है। अपस्टॉक्स के सोर्स में बेस मेटल्स और सेफ हेवन एसेट्स के बीच जो लाइन ड्रॉ की गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हमने देखा कि गोल्ड एक प्योर सेफ हेवन है, पर अगर कॉपर जैसे बेस मेटल्स की बात करें, जिसे डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है, तो उसका मैक्रो इकोनॉमिक यूटिलिटी बिल्कुल अलग है। कॉपर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। जब फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तब बेस मेटल्स की कंटिन्यूअस डिमांड होती है। ये कोरिलेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी इनसाइट है। अगर ऑयल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, तो बेस मेटल्स भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर ऑयल सिर्फ किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से स्पाइक कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स गिर जाएंगे। उस फियर ड्रिवन एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रियल मेटल्स फेल हो जाएंगे और सिर्फ गोल्ड एज अ ट्रू सेफ हेवन ऊपर भागेगा। इसलिए इन एसेट्स के बिहेवियर को इकोनॉमिक साइकिल के साथ मैप करना जरूरी है। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर एक मैक्रो लेंस से समराइज करें, तो किसी भी लर्नर के लिए ये समझना क्लियर हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट्स जेन्युइनली एक इंटरडिपेंडेंट वेब की तरह फंक्शन करते हैं। ये आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स में ऑपरेट नहीं करते। जब भी न्यूज़ आए कि सप्लाई चेन टूटने से ऑयल बढ़ गया या क्रॉप फेल होने से ग्रेन्स महंगे हो गए, तो स्ट्रिक्टली कॉजल इफेक्ट्स और जनरल कोरिलेशन के फर्क को समझना आना चाहिए। रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए और पोर्टफोलियोज में सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए इन इनविजिबल धागों की समझ होना बहुत जरूरी है। इन्हीं इनविजिबल धागों को अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें, तो एक बड़ा ही प्रोफाउंड सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल का प्राइस शॉक गोल्ड प्राइसेस को ऊपर धकेलने वाला एक बड़ा फोर्स है। लेकिन जरा आने वाले कुछ दशकों के बारे में सोचिए, जब दुनिया मैसिव स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जिस तरह से ऑयल ने 1970 से ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, फ्यूचर में ऑयल का वो दबदबा कम होना तय है। जब तेल का ये मैसिव कंजम्पशन टैक्स खत्म होगा, तो गोल्ड का क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल के डिक्लाइन के साथ गोल्ड अपना सबसे बड़ा इन्फ्लेशन ट्रिगरिंग पार्टनर खो देगा? क्या पोस्ट ऑयल दुनिया में गोल्ड वैसा ही सॉवरेन पैराशूट रहेगा जैसा वो पिछले 50 सालों से रहा है? ये एक ऐसी डीप मैक्रो चर्चा है जिस पर आगे चलकर और डीपर रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ये सच में मैक्रो इकोनॉमिक्स के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव है। जब ग्लोबल एनर्जी रियलिटीज बदलेंगी, तो कमोडिटीज के आपस के ये पुरानी इक्वेशंस भी नए तरीके से लिखे जाएंगे। उम्मीद है इस एक्सटेंसिव डीप डाइव से सभी को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।